एपिसोड 2 की शुरुआत में हम असानो को देखते हैं जो मित्सुमी के साथ हुई अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा था और उन दोनों की शादी की वजह से बेचारा क्योइचिरो पूरी तरीके से टूट चुका था। दूसरी ओर मित्सुमी असानो का हाथ पकड़कर कहती है कि मुझसे शादी करने के लिए शुक्रिया। और अब असानो इसी तरह अपने रूम में सो जाता है, लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने क्योइचिरो को देखता है जो अपने हाथ में चाकू लिए हुए था। और इसी वजह से असानो काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि तुम इस चाकू के साथ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। क्योइचिरो बोलता है कि ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशनल तरीका है फैमिली मेंबर्स को जगाने का, और इसके अलावा ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी है। और अगर तुम एक स्पाई बनना चाहते हो तो तुम्हें सोते हुए भी अपनी आंखों को खुला रखना होगा। चलो अब बारी है हमारी फैमिली के ट्रेडिशनल मॉर्निंग एक्सरसाइजेस की। और इसके बाद क्योइचिरो असानो को अपने जालों में पकड़ लेता है और वहीं नीचे किचन में मित्सुमी खाना बना रही थी, लेकिन तभी उसे असानो के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। और इसके बाद जब वो असानो के कमरे में आती है तब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका भाई क्योइचिरो से अलग अलग तरीके के डांस स्टेप्स करवा रहा था। सो मित्सुमी पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो। क्योइचिरो कहता है कि हम मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। वाह, तुमने मेरे लिए खाना बनाया है। लेकिन इसके बाद मित्सुमी को गुस्सा आ जाता है जो देखकर क्योइचिरो भी डर जाता है और असानो से डांस करवाना बंद कर देता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि अब भागने का वक्त आ गया है, और इसके अगले ही पल में वो मित्सुमी को उठा लेता है और इसके बाद वो असानो को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है। और इसके अगले ही पल में असानो का पूरा घर एक बॉम्ब की वजह से उड़ जाता है। अब इसके बाद क्योइचिरो बताता है कि तुम्हारे घर में एक बॉम्ब लगाया गया था। मैं इस बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी योजाकुरा फैमिली का मिशन क्या है। हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन मित्सुमी योजाकुरा की हिफाजत करना, और वैसे हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, चलो चलते हैं। और इसके बाद मित्सुमी असानो की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहती है कि चलो चलते हैं। अब इसके अगले सीन में हम इन तीनों को एक कार में देखते हैं और यहाँ पर असानो पूछता है कि आखिर मेरे घर में बॉम्ब क्यों लगाया गया था। क्योइचिरो बोलता है कि मित्सुमी को मारने के लिए। हमारे काम में जानकारी आग की तरह फैलती है, लोग ये जान चुके हैं कि तुम्हारी मित्सुमी के साथ शादी हो गई है। दोस्तों, क्योइचिरो के अकाउंट में ऐसे ही काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे। सो अब असानो पूछता है कि आखिर वो लोग मित्सुमी को क्यों मारना चाहते हैं। क्योइचिरो बताता है क्योंकि मित्सुमी योजाकुरा फैमिली की 10वीं हेड है। और ये बात सुनकर असानो हैरान हो जाता है। आगे क्योइचिरो बताता है कि हमारी योजाकुरा फैमिली का इतिहास ईदो पीरियड के जमाने से है। हमारे परिवार में लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हर जनरेशन में एक ऑर्डिनरी पर्सन पैदा होता है जो हमारे परिवार का हेड बनता है। भले से ही हेड के पास अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह कोई भी सुपर ह्यूमन पावर ना हो, लेकिन उसी ऑर्डिनरी पर्सन के अंदर हमारी योजाकुरा फैमिली के सुपर ह्यूमन वाले जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जिन फैमिली मेंबर्स के पास ताकतें होती हैं वो हेड की हिफाजत करते हैं। दूसरे शब्दों में मित्सुमी हमारे परिवार की हेड है और हम सभी को उसकी हिफाजत करनी है। लेकिन हम उसके जो भाई बहन हैं वो चाहते हैं कि मित्सुमी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। और तभी मित्सुमी कहती है कि मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आप सभी हमारे परिवार के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं तो मैं भी एक हेड के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। और मित्सुमी की ये बातें सुनकर क्योइचिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस बात पर गुस्सा भी कि उसकी शादी असानो से हुई है। अब इसके बाद क्योइचिरो चाय पीते हुए बोलता है कि मित्सुमी हमारे परिवार की मुखिया बनकर अंडरवर्ल्ड में अपने कदम रखेगी, और इसी वजह से वो इस वक्त ऑर्डिनरी दुनिया के बारे में नॉलेज गेन कर रही है। लेकिन जो लोग हमारे परिवार से नफरत करते हैं, हमसे जलते हैं, वो मित्सुमी को मारना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार खत्म हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि उन पर हमले होने लगते हैं। उनके पीछे 2 गाड़ियां आ रही थी और वो लोग इनके ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं, जिस वजह से असानो काफी ज्यादा घबरा जाता है। सो क्योइचिरो से बताता है कि ये कार बुलेट प्रूफ है, और इसके बाद वो एक इशारा करता है और अगले ही पल में उनकी कार की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये देखकर एक कार वाला एक बड़ी गन निकालकर उन पर फायर करने लगता है, लेकिन क्योइचिरो का ड्राइवर कार चलाने में बहुत ज्यादा बेहतर होता है। वो उनके हमलों से काफी आसानी से बच रहा था। और यहाँ क्योइचिरो कहता है कि कार जरा स्मूथली चलाओ वरना मेरी चाय गिर जाएगी।
असानो कहता है कि आखिर तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो। सो मित्सुमी कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ गोलियत पर छोड़ दो। और दोस्तों तुम लोग जानते ही हो कि गोलियत इनके फैमिली बिल्ले का नाम है। देख लो भाई, एक बिल्ला कार चला रहा है। और ये देखकर असानो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी इनकी कार पर एक बजूका से हमला होता है, लेकिन गोलियत बड़े ही आराम से दूसरी ओर मुड़कर उस हमले से बच जाता है। लेकिन इस बीच क्योइचिरो की चाय गिर जाती है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो गाड़ी के ऊपर आ जाता है। क्योइचिरो को देखकर ये लोग उस पर गोलियों से हमला करने लगते हैं, लेकिन क्योइचिरो अपने जालों से उन सभी गोलियों को काट देता है। सो अब ये आदमी उस पर बजूका से हमला करता है, लेकिन क्योइचिरो अपने जालों से उस मिसाइल को ही काट देता है और वो मिसाइल वहीं पर फट जाता है। और इसके बाद क्योइचिरो अपने जालों का इस्तेमाल करके इन दोनों कारों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से ये कारें फट जाती हैं। और इसके बाद क्योइचिरो असानो के पास आकर कहता है कि अब तुम ये समझ ही चुके होगे कि मित्सुमी हर वक्त खतरे में रहती है और हमारा काम है उसकी हिफाजत करना। और अब से तुम भी यही करने वाले हो, क्योंकि अब तुम भी हमारी योजाकुरा फैमिली का एक हिस्सा हो। और ऐसा करने के लिए तुम इस गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये मिशन देता हूँ कि आज के दिन तुम मित्सुमी की हिफाजत करोगे। अगले सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सुमी अपनी क्लास में आ जाती है और मित्सुमी के दोस्त उससे बात करने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री लेता है असानो और वो आते ही वहाँ पर मौजूद हर एक जगह को चेक करने लगता है। और उसको ऐसा करता हुआ देख एक लड़की मित्सुमी से पूछती है कि हे, असानो के साथ कुछ हुआ है क्या? मित्सुमी कहती है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। अब इसके बाद ये तीनों लड़के असानो के पास आते हैं, लेकिन असानो इनको गुस्से में घूरने लगता है, जिस वजह से ये तीनों ही डर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आज इतने डरावने क्यों लग रहे हो। और अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योइचिरो असानो से कहता है कि अगर तुम मित्सुमी की हिफाजत करते हुए किसी को इस बंदूक से मार भी देते हो, तब भी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। और ये बात सुनकर असानो घबरा जाता है। सो तभी मित्सुमी क्योइचिरो पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि आपको असानो को परेशान नहीं करना चाहिए, आप तो हमेशा जहर और बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हो, तो एक गन से क्या ही होगा। और अब तो असानो मित्सुमी से भी घबराने लगता है। लेकिन तभी क्योइचिरो असानो को अपना फोन देकर कहता है कि तुम्हें इससे मित्सुमी की हिफाजत करनी है। ये एक बॉम्बर है, ये बहुत ही बढ़िया वाले बॉम्ब्स बनाता है और मैं अभी कुछ मिशंस में इसकी मदद ले चुका हूँ। ये बात सुनकर असानो पूछता है कि अगर तुम इसे जानते हो तो फिर ये मित्सुमी को क्यों मारना चाहता है। क्योइचिरो कहता है कि हमारी दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं, अगर उनका फायदा हो तो वो अपने दुश्मन से भी हाथ मिला लेते हैं, और यहाँ पर तुम सिर्फ खुद पर यकीन कर सकते हो और कई दफा तो तुम खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं कि ये आदमी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। कुछ टाइम से ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी पोएम्स शेयर कर रहा है जिनका कोई सेंस ही नहीं है। और मैं तुमसे मित्सुमी की हिफाजत इसीलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरे मिशन पर जाना है, लेकिन तुम सब कुछ अच्छे से संभालना और चौकन्ने रहना, क्योंकि वो कुछ स्पेशल टाइप के बॉम्ब्स बनाना भी जानता है। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसने 3 बॉम्ब लगाए हैं, एक तो तुम्हारे घर पर जो कि फट चुका है, और शायद से वो 2 बॉम्ब्स स्कूल में लगे होंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी धमाके में खुद मारे जाओ, लेकिन चाहे कुछ हो जाए तुम्हें मित्सुमी की हिफाजत करनी होगी। और ध्यान रखना कि उसे एक खरोच ना आने पाए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि असानो क्लास में चारों ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। वो हर एक जगह देख रहा है जहाँ पर वो बॉम्बर बॉम्ब लगा सकता है, और इस दौरान वो हमेशा मित्सुमी के पास ही होता है। लेकिन तभी उसके सिर में फुटबॉल आकर लगती है। सो अब ये तीनों आकर पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना असानो। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे कोई दिखाई देता है और वो उस शख्स के पीछे जाने लगता है, और ऐसे ही वो नर्सेस ऑफिस के पास पहुँच जाता है। अब इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, नर्स उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? हाँ, असानो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ये नर्स मुस्कुराती है, और इसके अगले ही पल में जब असानो अपने पीछे मुड़कर देखता है तब वो नर्स वहाँ से गायब हो चुकी थी। लंच टाइम में हम देखते हैं कि मित्सुमी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी, और ये सभी आपस में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, जैसे एलियंस। लेकिन दोस्तों इनकी बातें एलियंस वाली कम और भूतिया ज्यादा लग रही थी। दूसरी ओर असानो अभी तक दूसरे बॉम्ब को नहीं ढूंढ पाया है।
लेकिन यहाँ पर असानो सोचता है कि आज मैंने पूरा दिन मित्सुमी पर नजरें रखी हैं और मुझे काफी सारी चीजें समझ आई हैं, जैसे वो दूसरों के द्वारा दिए गए खाने को नहीं खाती और किस तरह वो हमेशा किसी के साथ रहने की कोशिश करती है, और ये सब करते हुए वो अपनी हिफाजत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती और अब तक वो इन सभी चीजों का सामना अकेले करती आई है। लेकिन तभी ये तीनों असानो के पास जाकर उसे छोटी सी चॉकलेट देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से असानो में फुटबॉल लगी थी। असानो उस चॉकलेट को खा लेता है, जो देखकर ये तीनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि पहले सिर्फ तुम्हारा नाम लेने पर तुम कितना ज्यादा घबरा जाते थे, लेकिन अब तुम काफी बदल गए हो। लेकिन जैसे ही असानो को इस बात का एहसास होता है, वो फिर से घबराने लगता है और अब असानो को चक्कर आने लगते हैं और असानो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो अपने सामने मित्सुमी को पाता है। ये दोनों क्योइचिरो के ऑफिस में होते हैं, क्योंकि नर्सेस ऑफिस आज बंद है। और यहाँ पर असानो कहता है कि मित्सुमी, तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझसे शादी करके सही किया या नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं था, जैसे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे हेड होने वाली बात। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में होती है, लेकिन इन सब के बावजूद तुम मेरे साथ रही और तुमसे शादी करते वक्त मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। शायद से मैं बहुत सेल्फिश हूँ। लेकिन तभी मित्सुमी उसे चुप करते हुए बोलती है कि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था, और इसके अलावा तुमने जासूसों वाले खानदान में शादी की। तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की जो कभी भी मर सकती है। लेकिन पता है असानो, मैं हमेशा से बस यही चाहती आई हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो, इसीलिए मुझसे शादी करने के लिए शुक्रिया। और इस टाइम पर जब असानो मित्सुमी की ओर देख रहा था, उसकी नजर सीलिंग पर जाती है, जहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ था और अब वो फटने वाला है, और अगले ही पल में वो फट भी जाता है। दूसरे बच्चों को इस धमाके की आवाज सुनकर लगता है कि शायद से साइंस क्लब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दूसरी ओर हम ननाओ को नर्स के साथ देखते हैं, लेकिन दोस्तों असल में ये नर्स केंगो होता है, जो अपना रूप बदलने में एक्सपर्ट है। और इन दोनों के अलावा शियोन भी मित्सुमी और असानो पर नजर रखे हुए थी। दूसरी ओर धमाके वाले कमरे में हम देखते हैं कि इन दोनों को कुछ नहीं होता, ये दोनों सही सलामत होते हैं। और यहाँ पर असानो सोचने लगता है कि आखिर उस बॉम्ब लगाने वाले को कैसे पता चला कि हम दोनों इस कमरे में हैं। लेकिन तभी वो आज के दिन को याद करते हुए कहता है कि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान थी कि हम लोग क्या करेंगे और कहाँ पर जाएंगे। और इसके बाद असानो को समझ आता है कि वो तीसरा बॉम्ब कहाँ लगा है। वो असानो के ऊपर ही लगा हुआ था और ये बॉम्ब 24 सेकंड में फट जाएगा। असानो को समझ आता है कि उस बॉम्ब लगाने वाले ने जानबूझकर ये बात बताई होगी कि वो बॉम्ब लगाने वाला है ताकि मैं हमेशा मित्सुमी के साथ रहूं, और शुरुआत से ही उसने मुझे बॉम्ब बनाकर रखा था। लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा था, इसी वजह से असानो खिड़की के बाहर छलांग मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फटने से मित्सुमी मरे। लेकिन उस बॉम्ब के फटने से पहले ही उसे कोई पकड़ लेता है, और ये होता है क्योइचिरो, जिसने असानो को अपने जालों से पकड़ लिया था। और हमें पता चलता है कि ये बॉम्ब इसके टारगेट की हीट से रिचार्ज होता है, इसी वजह से इसे एक्टिवेट होने में भी वक्त लगता है। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर खुश हुआ। हमारी इस दुनिया में जहाँ पर कभी कभार तुम खुद पर भी भरोसा नहीं कर सकते, उस टाइम पर तुम अपने परिवार पर भरोसा कर सकते हो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। चलो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, और अगर यहाँ से नीचे गिरने से तुम मर जाते हो तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। असानो कहता है कि क्या? अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों सुरक्षित होते हैं। क्योइचिरो के पास अभी भी वो बॉम्ब होता है ताकि वो इसको इसके मालिक को लौटा दे। और तभी उस कमरे में ननाओ और केंगो आते हैं, और इसी के साथ शिंजो भी आता है किसी को अपने साथ लेकर। इन तीनों को देखकर मित्सुमी पूछती है कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? केंगो बोलता है कि हमने असानो के पहले मिशन के बारे में सुना, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मजा किया जाए। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर शियोन का ड्रोन भी आता है। वैसे शिंजो यहाँ पर अपने साथ बॉम्ब बनाने वाले को लेकर आया था। अब इसके बाद क्योइचिरो उस बॉम्ब बनाने वाले को ही बांध देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे परिवार से दूर रहना। वो आदमी कहता है कि तुम क्या मुझ पर थोड़ी सी दया दिखा सकते हो? लेकिन अगले ही पल में क्योइचिरो उस आदमी को अपने जालों से आसमान में फेंक देता है, और इसके बाद आसमान में जाते ही वो बॉम्ब फट जाता है और इसी के साथ आतिशबाजी होने लगती है। ये सभी इसका भरपूर आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी
असानो को कुछ मैसेज आते हैं। सुमी उस फोन को ही ऑफ कर देती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन इसके अगले सीन में हम असानो को देखते हैं जो अपना बोरिया बिस्तर लेकर मित्सुमी के घर आ गया था, जिस वजह से क्योइचिरो काफी गुस्से में था। सो मित्सुमी कहती है कि बेचारे असानो का घर उड़ चुका है और इसी वजह से अब वो हमारे साथ रहेगा और इसके अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। और ये बात सुनकर तो क्योइचिरो को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। इसी वजह से वो बोलता है कि हमारे घर पर बिस्तर बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं, इतने ज्यादा आरामदायक कि हो सकता है तुम अगली सुबह उठो ही ना, इसी वजह से अपना जरा ख्याल रखना। असानो कहता है कि हाँ ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 2 खत्म।